हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 4 का सॉल्व एग्जांपल देख लिया था। हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में हैं और एस सी वर्मा का जो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 है वो हम लोग को करना है अभी। तो चैप्टर 4 का सॉल्व एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया था कल। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव 1, दो ऑब्जेक्टिव का सेक्शन इस बुक में होता है, ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2। ऑब्जेक्टिव 1 में सिंगल करेक्ट होगा और ऑब्जेक्टिव 2 में मोर देन वन करेक्ट होगा। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव 1 करेंगे, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है फोर्सेस, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, when Neil Bohr shook hand with Werner Heisenberg, what kind of force they exerted? देखिए, when they shook hand, मतलब जब हैंड शेक नहीं किया था तब तक तो ग्रेविटेशनल तो पहले भी था, ठीक है। तो वो बाद में भी रहेगा। जब हैंड शेक करेगा, हाथ मिलाना, हैंड शेक मतलब हैंड दोनों हाथ मिलाते हैं ना किसी से, तो उसको हैंड शेक बोलता है, ठीक है। तो वही शेक को पास्ट टेंस में सुक कर दिया है, ठीक है। तो अंग्रेजी है, ठीक है, अंग्रेजी शेक, सुक, सेकेंड ऐसे होता होगा, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ फोर्स दे एक्सर्ट, देखिए कभी हैंड शेक करेंगे या मान लो ऐसे किसी रगड़िए या ऐसे रगड़ेंगे तो चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। व्हेन यू शेक हैंड्स, ऐसे भी हाथ करोगे ना, ऐसे मतलब ऐसे, तो ये भी चार्ज एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर होता है, ठीक है। हाथ ऐसे रगड़ो तो भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो चार्ज ट्रांसफर, मान लो कि हाइजेनबर्ग से इलेक्ट्रॉन कुछ निकल के नील बोर के पास आ गया, तो हाइजेनबर्ग का जो हाथ है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और नील बोर का हाथ जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो उनके बीच में इंटरेक्शन किस टाइप का होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। देखो ये चार तरह का बेसिक इंटरेक्शन, थोड़ा इनके बारे में बताते हैं आपको। यहाँ तो आंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि दोनों का हाथ जो है चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, दोनों हाथ चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे पर लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे पर लगाएगा। अच्छा, ये थोड़ा समझ लो, ग्रेविटेशनल, ये चार तरह का इंटरेक्शन बेसिकली नेचर में होता है, ठीक है। तो आपको ग्रेविटेशनल पढ़ना है मैकेनिक्स के अंदर और ईएमटी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ना है। न्यूक्लियर और वीक नहीं पढ़ा। न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली मतलब उनके बीच में होता है, दो दो न्यूट्रॉन के बीच में, दो प्रोटॉन के बीच में, मतलब व्हेन यू प्लेस द वेरी क्लोज टू ईच अदर, दो न्यूट्रॉन को या दो प्रोटॉन को बहुत नजदीक लेके आओगे तो उनमें न्यूक्लियर फोर्स, और वो हमेशा ही अट्रैक्टिव रहेगा, ठीक है। एट ए वेरी क्लोज डिस्टेंस इट विल बी रिपल्सिव ऑफ कोर्स, ठीक है, नहीं तो दो न्यूट्रॉन कोलाइड कर जाएगा। तो बट आप अगर उसको 1.5-2 फेम्टोमीटर के रेंज में लेके आओगे ना, न्यूट्रॉन को 2 फेम्टोमीटर के अंदर ला लेके आओगे तो इस पे एक फोर्स एग्जर्ट होगा, एक दूसरे फोर्स एग्जर्ट करेगा, और न्यूक्लियर फोर्स, एंड दैट इज वेरी स्ट्रांग फोर्स, वो बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियर फोर्स को स्ट्रांग फोर्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो दो न्यूक्लियन के बीच में या दो क्वार्क के बीच में, न्यूक्लियन भी जो होता है, न्यूक्लियन में आपका क्या आ गया, न्यूट्रॉन आ गया और प्रोटॉन आ गया, और सारे जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो फर्दर एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं, उनको क्वार्क बोला जाता है, क्वार्क, QUARK। तो क्वार्क के बीच में भी मतलब न्यूक्लियर फोर्स लगता है, स्ट्रांग फोर्स उसको बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स को स्ट्रांग फोर्स, ठीक है। वीक फोर्स भी क्वांटम लेवल पे ही रहेगा, ठीक है। तो ये चार तरह का इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे जब हैंड शेक करेंगे तो यू विल बी ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन हैंड टू अदर हैंड, तो दोनों चार्ज हो जाएगा, तो यू विल हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक चीज और समझो, आप लोग मैकेनिक्स के अंदर हो तो मैकेनिक्स के अंदर देखो दो तरह का फोर्स होता है, एक तो ग्रेविटेशनल हो गया, वो तो बेसिक फोर्स हो गया। अब बाकी जितने भी फोर्स हैं, चाहे वो नॉर्मल रिएक्शन हो, टेंशन हो, स्प्रिंग फोर्स हो, फ्रिक्शन हो, ये सारा का अगर तुम एटॉमिक लेवल पर जाके देखोगे तो ये इनका नेचर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। मतलब दुनिया में, वर्ल्ड मतलब यूनिवर्स में जितने भी फोर्सेज है वो यही चार फोर्स होते हैं। तो आप कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, टेंशन क्या है, तो टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन, ये सब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे फोर्स होता है। ये दे आर द फोर्स एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये सारा इंटरेक्शन जो है ना, माइक्रो लेवल पे जाके देखोगे, एटॉमिक लेवल पे जाके देखोगे, जैसे एटम के अंदर यू डोंट हैव फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, वो कहाँ चला जाता है? ये सब फोर्स है मैक्रो लेवल पे ही इसका अंडरस्टैंडिंग है, और माइक्रो लेवल पर घुस जाएंगे उन फोर्स के अंदर, जीनेसिस में चले जाएंगे तो सारा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही दिखेगा।
तो मैकेनिक्स के अंदर ग्रेविटेशन छोड़ दो, बाकी सारे फोर्स है, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, सारा का ओरिजिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है, ये दिमाग में रखो। ठीक है, देखो ये क्या लिखा है, EGN आर मैग्नेटो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशनल न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर सबसे स्ट्रांग होता है, बात समझिए, न्यूक्लियर सबसे स्ट्रांग होता है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं होता है भाई, बात समझो, इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता है। इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक पार्टिकल देमसेल्फ। न्यूक्लियर फोर्स अभी इस लेवल पे आपको बता रहा हूं, आगे तो कुछ और ही स्टोरी हो जाएगा, लेकिन आपके लेवल पे जो 10+2 लेवल पे आप ये समझो कि न्यूक्लियर फोर्स दो न्यूक्लियन के बीच में लगता है। न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अभी आप ये समझो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है। प्रोटॉन के बीच में, दो प्रोटॉन के बीच में आपका वो भी लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स भी लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो लॉन्ग रेंज का हो गया, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हो गया दे आर द लॉन्ग रेंज फोर्सेस, मतलब दो ऑब्जेक्ट दूर दूर रहेंगे तब भी एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक और तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स है शॉर्ट रेंज फोर्स है। व्हेन यू ब्रिंग देम इन फेम्टोमीटर स्केल, मतलब आप उसको you bring them closer in the range of 2 femtometer, 1 femtometer, then they will start attracting each other with a nuclear force. but वो पार्टिकल क्या होने चाहिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होना चाहिए, या तो दो प्रोटॉन हो या दो न्यूट्रॉन हो या एक प्रोटॉन दो दूसरा न्यूट्रॉन हो, तो इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स इज जीरो। न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट एक्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगता नहीं है। ठीक है, वो सारे पार्टिकल जो क्वार्क से बने हुए हैं ना, उन्हीं में न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ठीक है, तो ये सबसे लेस तो यही हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हाई रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम रहेगा दो इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो ये वाला आंसर तुम्हारा सही है। ठीक है, यही तुम्हारा अगर दो प्रोटॉन होता ना, तो उस केस में तुम्हारा ये आंसर हो जाता। ठीक है, ये ठीक है। ओके, ज्यादा इसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आपका स्कोप से बिल्कुल बियॉन्ड हो जाएगा, नहीं तो इस पे तो घंटों डिस्कशन किया जा सकता है। ठीक है, ये देखो, सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज जीरो। अच्छा, ठीक है, मतलब एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल है तो सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो है। इसका मतलब क्या है, only if all the particles are positively charged between different particles system of charge particle, sum of all electromagnetic force between different, अच्छा, only when particle are negatively charged, only if how the, भाई देखो चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहेगा तब भी ऐसा हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहेगा तब भी ऐसा हो सकता है, समझ रहे ना। तो इट विल हैपन इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ चार्जेस, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ चार्जेस ये हो सकता है, समझ रहे हैं। मतलब इररेस्पेक्टिव, अगर दो, जैसे ये मान लो ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है, और यहाँ पे तुम मान लो एकदम मिड पॉइंट पे अगर चले जाओ, ठीक है, अब मिड पॉइंट पे तुम कोई भी रख दो, इलेक्ट्रॉन रख दो या पॉजिट्रॉन रख दो, या तो नेगेटिव चार्ज रखो या पॉजिटिव चार्ज रखो, मिड पॉइंट पे होना चाहिए, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस विल बी जीरो। कि अगर मान लो जैसे सपोज करो इस पे हम यहाँ पे लेट्स से इलेक्ट्रॉन रख दें, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, मिड पॉइंट पे है, दोनों सेम चार्ज है, तो आपका क्या होगा, दोनों फोर्स कैंसिल आउट करेगा, नेट फोर्स विल बी जीरो ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर इलेक्ट्रॉन रखे पॉजिट्रॉन रख दो, पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, मास सब बराबर होता है, खाली चार्ज में डिफरेंस होता है। तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है, तब भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इररेस्पेक्टिव ऑफ द चार्जेस ये हो सकता है। ठीक है, एक ही आंसर सही है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये क्या बोल रहा है, 60 kg मैन पुशेज 40 kg मैन विथ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। 60 kg वाला आदमी 40 kg वाला आदमी पे 60 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। द 40 kg मैन हैज पुश द अदर मैन विथ फोर्स। देखो मतलब इफ यू हैव ए बॉडी 1 एंड यू हैव द बॉडी 2, तो अगर बॉडी 1 इस पे फोर्स लगाता है, सपोज करो F21 फोर्स अप्लाइड ऑन 2 फ्रॉम 1, और ये 2 1 पे अगर फोर्स लगा रहा है F12, तो एज पर न्यूटन थर्ड लॉ दे विल बी एक्शनल रिएक्शन फोर्सेज
and F12 will be minus of F21. F12 will be minus of F21. तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज है. अगर 60 केजी का मैन 40 केजी के मैन को 60 न्यूटन से पुश कर रहा है तो 40 केजी का मैन भी 60 केजी का मैन को 60 न्यूटन से पुश करेगा. जैसे अगर ये आदमी है, ये 60 केजी का है और ये दूसरा आदमी है वो मतलब 40 केजी का है. अब कोई मान लो ये आदमी जो है इस पे फोर्स लगाया, ये इधर से फोर्स लगाया क्या 60 न्यूटन, तो इस पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा 60 न्यूटन का, जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगा, जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट होगा. सो इफ आई कॉल दिस एक्शन, दिस इज रिएक्शन, एंड एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है, क्लियर है? न्यूटन थर्ड लॉ पे है, सिंपल क्वेश्चन है. अच्छा ये हो गया आई थिंक, नहीं? ओके, वी हैव डन ऑब्जेक्टिव 1. ऑब्जेक्टिव 1 कर लिया हम लोगों ने. हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में करेंगे ऑब्जेक्टिव 2, जिसमें एक से अधिक करेक्ट होगा, जैसे मोर देन 1 करेक्ट होगा, वो करेंगे. ठीक है, तो इसको यहीं रोक देते हैं. छोटा छोटा वीडियो बन रहा है तो कम कम सवाल है तो छोटा ही बनेगा. अगला चैप्टर में ज़्यादा सवाल है तो बड़ा वीडियो बनेगा. ठीक है, सो आई विल स्टॉप ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.